नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं वो रजनीश भाई हैं, जिनका एसएससी एमटीएस 2019 में सिलेक्शन हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले एवरेज अचीवर्स की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस रजनीश भाई। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। मेरा नाम रजनीश है। मेरा घर मधुबनी बिहार है और मैं फिलहाल दरभंगा में रहकर तैयारी कर रहा हूँ। हुँ, मेरा सिलेक्शन एमटीएस 2019 में इस बार हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है कानपुर। हुँ। तो सबसे पहले रजनीश भाई आप बताइए कि आपने अपनी तैयारी कब से स्टार्ट की? मैंने तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दी थी। 2014 में मेरा इंटर, तो उसके बाद 14 से 17 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी बीच में मैंने तैयारी भी स्टार्ट कर दिया था। हुँ, तो मेरा पहला लक्ष्य सीजीएल था और मैंने सीजीएल का 2018 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं डीवी तक पहुंचा हूँ हुँ। और 2019 के सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने। सीएचएसएल का भी लगातार मैंने एग्ज़ाम दिया 2015, 2016 और 17 में, और 18 में मेरा वेटिंग है अभी तक रिजल्ट। तो इससे तो लगातार ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी किया और उसके बाद भी मैं तैयारी में लगा। लगे रहिए, आपको सफलता तो ज़रूर ही मिलेगी। आप जो सबसे पहले आप जिस चीज़ में सफल हुए हैं आप, उससे कितना ज़्यादा खुश हैं पहले ये बताइए? जी, खुशी तो है। 2015 से लगातार तैयारी कर रहे थे और अब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो ज़रूर खुशी है इस बात की। और डिपार्टमेंट अच्छा मिला है इनकम टैक्स, तो खुशी है। तो रजनीश भाई दर्शकों को बताइए कि आप जैसे कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स की मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की और बहुत सब सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने कैसे की हुई? जी, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल सभी का प्री का जो सिलेबस है या पैटर्न है वो सब एक ही जैसा है। तो मैं एक ही साथ सबका बता देता हूँ। जैसे मैंने मैथ्स के लिए तैयारी किया तो सबसे बेसिक तरीका था कि आर एस अग्रवाल का जो अर्थमेटिक वाला बुक है उससे मैंने बेसिक क्लियर किया। हुँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाते रहे और कुछ जो ऐप है मोबाइल ऐप, उसके सारे टेस्ट सीरीज भी देते रहे। तो ये मैथ के लिए था। और उसके बाद जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर वाला बुक लिया हुआ था हुँ। और उससे मैंने बहुत सारा तैयारी कर लिया और प्रीवियस ईयर का जितना भी सेट है वो बनाने का फायदा हो गया हमको। उसके बाद जीके जीएस में सबसे करंट अफेयर्स को लेकर करते रहिए। और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल साइंस वाला पार्ट है उसके लिए लूसेंट काफ़ी है एसएससी लेवल के लिए। लूसेंट बुक से या क्राउन के बुक से अच्छा तैयारी हो सकता है। तो और रीजनिंग के लिए तो हम हुँ, शुरुआत से भी ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहे थे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। मतलब कि रीजनिंग की तैयारी आप प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन सिर्फ़ बनाते रहोगी तो हो जाएगा। हाँ, रीजनिंग में अगर आपका बेसिक क्लियर है और आप थोड़ा सा लॉजिकल सोच पाते हैं हुँ, तो प्रीवियस ईयर का सेट अगर बना लें हुँ, पिछले 5 साल का कम से कम, हुँ। तो रीजनिंग में आपका 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही हो सकता और मैथ्स के लिए अलग से है, जो कि मेरा स्ट्रैटेजी एमटीएस में होगा। और मैथ्स के लिए अलग से स्ट्रैटेजी? हाँ, मैथ्स के लिए आपको दो पार्ट में अगर बांट करके तैयारी किया जाए, अर्थमेटिक और ये एडवांस। तो अर्थमेटिक में आप स्टार्ट कर सकते हैं आर एस अग्रवाल की बुक से, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो तो आर एस अग्रवाल के इंग्लिश मीडियम बुक ले सकते तो हैं। और इस अगर उसको एक बार कंप्लीट कर ले तब जा करके प्रीवियस ईयर ओह! तो ज़्यादा फायदा करता और इंग्लिश के लिए? है। और क्योंकि रजनीश और भाई आपको तो मालूम होगा कि हम लोग जैसे कि हम लोग गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं, तो ज़्यादातर लड़के जो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए होते हैं, तो इंग्लिश का तो नामो-निशान लगभग 5वीं क्लास या जी चौथी क्लास से जो भी हो, धीरे-धीरे आदमी जानना स्टार्ट करता है। तो इंग्लिश में जी काफ़ी परेशानियाँ लड़कों को होती हैं, तो आप इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी अपने की और व्यूअर्स को क्या बोलिएगा कैसे करें? जी, इंग्लिश में शुरुआत में ये था कि आपको ग्रामर पार्ट अच्छा करना है, तो ग्रामर का जो भी बुक है 10th लेवल का या 12th लेवल का, हुँ, वो बुक अगर अच्छे से पढ़ लिए हुँ, 10th या 12th में ही अगर पढ़ लिए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं कि पहले जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है या ग्रामर का जो भी पार्ट, हुँ,
है वो लीजिए, और उसके बाद फ्रीडम पेज या वर्ड या जितना भी आप प्रैक्टिस सेट से जमा कर सकते हैं, हम्म। वो आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा इंग्लिश बेहतर होगा। हाँ, ये करने से कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, उससे कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो नहीं सकता है, नहीं क्योंकि उससे इंग्लिश का एक बड़ा पार्ट है, उससे खास करके सीजीएल में तो 250 मार्क्स का इंग्लिश। हाँ, उससे तो वो ये तो कहने से कि इंग्लिश मेरी कमज़ोर है या हमने किस क्लास से स्टार्ट की, ये तो सिर्फ़ कहने की बातें होगी। धीरे-धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी, इसमें कोई ये नहीं है। जी जी। तो रजनीश भाई आपने जीके की तैयारी कैसे की? जीके के लिए हमने सबसे पहले लूसेंट और क्राउन जो बुक है वो, उससे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स का कुछ पार्ट हम क्लियर किए, जो फंडामेंटल चीज़ होता है। तो और रजीश उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए हुँ, हम डेली सक्सेस मिरर को मंथली बेसिस पे पढ़ते गए, तो उससे मेरा करंट अफेयर्स भी क्लियर हो। एक एक करंट करंट अफेयर्स को लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जैसे कि यूट्यूब पे जी आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत रोज के करंट अफेयर्स आपको आधे घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट में बताए जाते हैं और एक मंथली करंट अफेयर्स होते हैं। तो आप एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं रजनीश भाई, उनके लिए करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट है, ये तो एकदम सही है। लेकिन रोज करंट अफेयर्स पे मेहनत करना सही रहेगा कि या मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना, दोनों में से कौन बेनिफिशियल रहेगा? और आपने क्या किया था? मेरे समझ से ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे अपनी तैयारी के लिए समय निकाल पाता है। अगर वो मंथली करंट अफेयर्स करना चाहता है तो हुँ, कोई एक प्रॉपर बुक से पूरे मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ सकता है, या फिर जो लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वो केवल यूट्यूब से देख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब से देखने के बाद उसको अगर कॉपी पे नोट कर लेते हैं और मंथली बेसिस या वीकली वो रिवाइज करते रहते हैं, तो उनको करंट अफेयर्स से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यूट्यूब से सिर्फ करंट अफेयर्स देखने से बहुत ज़्यादा फायदा हमको नहीं लगता कि हो सकता। इसके और लिए मंथली या वीकली बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए। और एक क्वेश्चंस जो होती हैं ज़्यादातर एसएससी के स्टूडेंट्स के, जो जीके के सेक्शंस होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। एस एस जी एमटीएस में तो रजनीश भाई आपने देखा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको 85 मार्क्स तो लाने ही होंगे। तो 85 जी। मार्क्स लाने और 85 में भी वो आपका प्रेफरेंस नहीं मिल पाया 85 प्लस हाँ, में। तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस लाने के लिए 90 प्लस हाँ, मार्क्स तो चाहिए होता है। 90 प्लस जो मार्क्स हैं वो तो लाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि एवरेज सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना होगा। तो जीके की तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलते रहता है ना कि अब लूसेंट पढ़ना है, तो लूसेंट तो ठीक है, सब जानते हैं, किसी से भी पूछो तो लूसेंट जी पढ़ लो भाई, तुम्हारा जीके सही हो जाएगा। लेकिन लूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है, आप ये बताइए? कैसे आपने अपना तैयारी किया जीके के लिए? ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग 10th में या 10th से पहले भी सोशल साइंस का तैयारी किए थे, तो उसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जितना भी सोशल साइंस का पार्ट है उसकी तैयारी तो किए ही थे। हुँ, तो अगर हम लूसेंट को एक बार थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक पढ़ लें शुरुआत से, हुँ। और बहुत ज़्यादा रट्टा ना मार करके सीधे समझते हुए एक बार पढ़ लें, तो भी हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एसएससी के पेपर को। और उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट जो प्रीवियस ईयर का होता है वही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखने से सोशल साइंस का पार्ट क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके होता है, जो कि बार बार एक ही तरह से रिपीट किया जाता है, हुँ। तो उससे भी प्रीवियस ईयर को क्लियर करने से हो जाएगा। अब प्लस में करंट अफेयर्स को आप क्लियर करते रहिए, आप अच्छे से तैयारी करते हो तो और वो हो सकता और इन सब बातों के बाद रजनीश भाई, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो होता है मॉक टेस्ट का होता है। तो है। मॉक हाँ। टेस्ट को आप अपने सफलता में कितना श्रेय देना चाहते हैं? या मॉक टेस्ट जो आप लगाते थे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी? ऑनलाइन लगाते थे या ऑफलाइन लगाते थे? इस पे थोड़ा-सा। मॉक टेस्ट हम लगाना स्टार्ट किए लगभग 2017-18 के बाद, क्योंकि उस टाइम तक हम अपना जितना भी कंपटीशन का सिलेबस है उस सिलेबस को हम कंप्लीट करने में लगे हुए थे। तो जब एक बार कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस, या कम से कम 75 या 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मॉक लगाना बेहतर होता है, ताकि पता चल सके कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं एग्जाम के दौरान। तो उसमें मॉक टेस्ट में हमारा
लगभग अच्छा वैसा ही परफॉर्मेंस रहा जैसा कि एग्जाम के दौरान या उससे थोड़ा सा बेहतर रहा। तो मॉक टेस्ट के लिए आप दोनों भी मोड प्रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जैसा भी आपके पास सुविधा हो। बच्चे लोगों के पास तो आजकल स्मार्टफोन या लैपटॉप होता है, तो वो ऑनलाइन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सारा ऑनलाइन मेथड। तो ऑनलाइन मॉक देने का भी अपना फायदा है, ताकि एग्जाम में उनको किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। लेकिन मैंने जो दिया था वो जनरली ऑफलाइन मॉक ही दिया था, और जो प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट आता है वो मैंने बनाया था, और कभी कभी मोबाइल ऐप के थ्रू मॉक टेस्ट किया था, तो वो ऑनलाइन होता है। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपने बोला कि आप ऑफलाइन टेस्ट लगाते थे लेकिन एग्जामिनेशंस तो ऑनलाइन होते हैं, तो आप दोनों के टाइम को कैसे मैनेज कर पाते थे? थोड़ा सा ये भी, इस पे भी प्रकाश डाल हाँ, दीजिए। जैसे ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट में क्या होता है कि आपको अगर 1 आवर का टेस्ट है, तो आप कम से कम कोशिश करिए कि 50 से 45 मिनट में टेस्ट कंक्लूड कर लें, हुँ, क्योंकि ऑनलाइन मेथड में आप एग्जाम देंगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफलाइन का, तो थोड़ा सा वहाँ पे टाइम गैप हो सकता है। तो अगर आप 10 मिनट का टाइम गैप रख लें कि 60 मिनट का टेस्ट 50 मिनट में कंक्लूड करना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। और एग्जाम के दिन आपको टाइम का कोई परेशानी ना हो कि टाइम कम हो गया और क्वेश्चन बचे रह गया, इस तरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं रजनीश भाई कि घर पे मॉक लगाते समय वो अच्छा मार्क्स लाते हैं, फिर परफॉर्मेंस जी। उनकी अच्छी होती है, और जब वो एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो वो जितना अपने मॉक में भी नंबर ला रहे थे उतना भी नंबर नहीं लेके आ पाते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। तो ये जो एक एग्जामोफोबिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम से डर जो होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? ये एक हाँ, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आता है, जबकि एग्जाम के दिन थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण हम लोग हम्म, अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, या अपने मन मुताबिक जो मॉक के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उतना मार्क्स नहीं आ पाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि एग्जाम के दिन हम ज़्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं। प्लस में दूसरा परेशानी यहाँ ये होता है कि हम लोग एग्जाम के दिन किसी एक सेक्शन में ही ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं। जैसे कभी कभी एसएससी का पैटर्न देखा गया है कि जब मैथ्स ज़्यादा टफ देता है, तो इंग्लिश या जीके आसान हो जाता है, या जीके या इंग्लिश ज़्यादा टफ दे दे तो मैथ्स ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कोई एक सेक्शन आसान होता है, कोई दूसरा सेक्शन ज़्यादा टफ होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा वहाँ पे उसी 1 घंटे के दौरान कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ है, और किस सेक्शन को जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। तो जो सेक्शन ज़्यादा टफ है उसमें समय ना देते हुए इजी इजी सेक्शन को पहले करना चाहिए। तो नजीश भाई, जब आप एग्जामिनेशंस देते थे, अब तो मैक्सिमम एग्जाम तो ऑनलाइन ही होती है, तो सबसे पहले आप किस सेक्शन को सॉल्व करते थे? क्योंकि एसएससी की सारी परीक्षाओं में तो आपको छूट है कि आप चारों सेक्शंस में से आपको जो मन करे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, तो आप किसको प्रीफर करते थे, या कौन सा प्रीफर करना चाहिए? जी, हम जो स्टार्ट करते हैं वो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा अच्छा पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे हम 25 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो मैक्सिमम 23 24 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो जाता है। और तो इससे वहाँ से स्टार्ट और करते हैं। इससे एक चीज़ भी हो जाती है कि अगर आप जो अपना फर्स्ट सेक्शन खोले हैं, अगर आप उसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना दिए और लगता है कि आपने सही बनाया हो, तो आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है कि अब आगे वाले क्वेश्चंस भी हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, फिर उसके ये बाद एक बात होता है कि हाँ, अगर आप रीजनिंग अच्छे से कर लें, या आपका जो सेक्शन ज़्यादा मजबूत है, अगर उसको अच्छे से कर लें, तो हुँ, आप में कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि हाँ, ये पेपर मेरा अच्छा जा रहा है, तो हम आगे का क्वेश्चन भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाते हैं। तो रीज़निंग तो के बाद हमारा सबसे पहला ध्यान ये रहता है कि रीजनिंग करें। उसके बाद सर? उसके बाद उसके बाद हम जीके में चले जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग गया, तो जीके में बहुत कम टाइम में हम ये पता कर सकते हैं कि हमको कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने। हुँ, तो वो 5 से 6 मिनट का टाइम स्लॉट में हमारा पूरा जीके 25 क्वेश्चन हो हुँ, सकता है। हुँ। तो जीके, उसके बाद हम फिर इंग्लिश, और लास्ट में हम मैथ्स में जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ्स अगर टाइम देंगे तो 25 आउट ऑफ 25 सॉल्व हो सकता है। तो बहुत उसके लिए हम 30 से 35 मिनट का लास्ट टाइम बचा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्जामिनेशंस में ये गलती करते हैं कि जब वो मैथ्स के सेक्शन खोलते हैं तो एक क्वेश्चन जो हो सकता है वो मॉक बनाते समय उसको बनाए हुए हैं और एग्जाम में आ गए वो उनसे नहीं बन रहे तो वो लड़के उस पे स्टक कर जाते हैं लेकिन वो चीजें नहीं करनी चाहिए उसके लिए आप क्या बोलिएगा? नहीं, बिल्कुल, ये बात तो एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी ईगो पे नहीं लेना चाहिए किसी क्वेश्चन को, कि ये हमको सॉल्व करके ही जाना है आज। हम्म। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर दे, 2 मार्क्स अगर मिल भी गए, तो बाकी का क्वेश्चन छूट जाएगा और आप एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं कर पाएँगे। हम्म। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। हम्म। आप क्वेश्चन देखिए और अगर लगे कि नहीं बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं बने तो पूरा का पूरा सेक्शन खराब जाएगा। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते जा सकते हैं। तो तो किसी भी एक सेक्शन या किसी एक क्वेश्चन पे हम्म। जाके ज़्यादा टाइम नहीं देना, खास करके ऑनलाइन एग्जाम। तो अब आपका तो एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है रजनीश भाई? जी, मेरा शुरू से यही था कि सीजीएल कंप्लीट करना, सीजीएल में कुछ अच्छा रैंक लाना। हम्म। तो सीजीएल 18 में मेरा 534 मार्क्स था, तो हम्म। फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ। सीजीएल 19 में जैसा कि आपको पता होगा कि 18 नवंबर को मेरा मेंस था हम्म। और 18 नवंबर को जिसका भी मेंस हुआ उसका थोड़ा सा। सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये एक डिजास्टर था हम लोगों के लिए। हाँ। लेकिन सीरियल 20 का प्रिपरेशन हमारा चल रहा है। मेरा भी तो 18 होपफुली मेरा भी कि 18 नवंबर को ही था लेकिन मैंने तो एग्जाम ही छोड़ दिया था। जी, सीरियल 19 का जो 18 नवंबर का एग्ज़ाम था बहुत ही खराब तरीके से लिया गया हम्म। और ईज़ी क्वेश्चन दे करके भी बच्चे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो एक जो होती है रजनीश भाई सबसे ज़्यादा जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं या एसएससी हो रेलवे हो बैंकिंग तो थोड़ा अपना जल्दी जल्दी सब काम कर देता है तो इतने दिनों तक अपने आप को मोटिवेट कर पाना या अपने आप को रोक के रख पाना इस ये सब कैसे मैनेज होगा या आपने कैसे मैनेज किया हुआ है? जी, एक हाँ, एसएससी का एक सबसे बड़ा समस्या है कि किसी भी एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में स्टार्टिंग नोटिफिकेशन से लेकर के फाइनल रिजल्ट या ज्वाइनिंग तक में हम्म। लगभग 2.5 से 3 साल लग जाता है। तो इस बीच में अगर आप थोड़ा-सा भी अपना मोटिवेशन खोते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो हम तो स्टार्ट किए थे 2015 के लास्ट से, जब 2015 का सीएचएसएल एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था प्री में, फिर मेंस में भी। उसके बाद टाइपिंग भी क्लियर हुआ और फिर डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। उसके बाद 16, 17, 18 तक लगातार प्रिपरेशन हम करते रहे। लेकिन एक ही एग्ज़ाम को 3-3 साल तक कंडक्ट कराया जाता है। तो ये एक कैंडिडेट के लिए परेशानी का है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमको 3 साल लगेगा, तो लोगों को मोटिवेशन खोना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नहीं होगा, बिल्कुल तैयारी में लगे रहना चाहिए, कभी न कभी ज़रूर। और आप तो खुद एक मोटिवेशन के लिए अगर आपको फॉलो किया जाए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप तो 11th-12th की फिजिक्स भी पढ़ाते हैं साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं रजनीश भाई थोड़ा सा ये भी? जी, जब मैं 10th पास किया था, उसके बाद मैंने 10th का क्लास लेना शुरू कर दिया और उसके बाद जब 12th क्लियर हुआ, तो 12th का भी क्लास लेना शुरू कर दिया फिजिक्स का। तो अभी भी हम प्लस 2 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं और दोनों काम के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, ताकि मेरा दोनों काम होता रहे, अपना भी प्रिपरेशन होता रहे और जो हमारा टीचिंग का काम है वो भी होता रहे। तो हम लगभग 3 घंटा या 4 घंटा टीचिंग करते हैं और बाकी टाइम खुद के प्रिपरेशन में लगाते आपकी आपकी जो ये जर्नी है इससे एक जो होते हैं ना लड़के बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है ये नहीं है वो नहीं है मैं हैं। पढ़ नहीं पाता हूँ तो उसके लिए तो आप सबसे बड़े मोटिवेशन है कि आप वो भी करते हैं और ये भी मैनेज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके मन में हो तो आप जो करना चाहो आप कर सकते हो इसके लिए तो आप सबसे बड़े जी, मोटिवेशन। जी, बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल कंडीशन हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परेशानी है। लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में कुछ है अगर आपके अंदर, तो आप बिल्कुल उसका यूज़ करिए और आपने जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया, उसका फ़ायदा उठाइए और आगे की तैयारी में
तैयारी भी कीजिए और साथ में आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल है। तो टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं। एक तो पहले जो एक लेकिन अब पहले जो 2, 4, 5 साल जो पहले समस्याएँ होती थी और आज जो होती हैं, दोनों में काफ़ी अंतर हो गया। पहले था कि अगर अच्छा एजुकेशन लेना है, अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो आपको बड़े शहरों की तरफ जाना ही पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि छोटे शहरों में उतनी पढ़ाइयाँ होती नहीं थी बढ़िया। लेकिन अब तो ऑनलाइन का माध्यम आने के चलते अब हर शहर में, हर जगह पे अगर आपका मन हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, पहले था कि आपको कोचिंग करना ही था। हुँ, कोचिंग एक मैंडेटरी हो गया था कि हुँ, बिना कोचिंग का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हुँ, लेकिन अब ज़्यादातर कोचिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया है और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाते हैं। हुँ। या बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाता है। तो कंटेंट का बहुत सारा सोर्स हो गया है अब ऑनलाइन। बस ज़रूरत है कि उस कंटेंट का सही तरीके से उपयोग किया जाए और सही कंटेंट को चुना जाए अपने लिए। यानी कि पढ़ाई जो है पहले से जो हो आसान हो गई है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आप जो जो ऑनलाइन चीज़ें बढ़ ये गया। सब इंटरनेट पे मिलती हैं, आप उसको सही तरीके से यूज़ कीजिए तब, उसको डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ ना कीजिए तब, ना? जी। अ, एक ही क्लास के लिए एक ही टॉपिक से रिलेटेड 50 वीडियो है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पचासों वीडियो या पचासों चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देखते रहें। आप किसी एक चैनल या किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के थ्रू अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इधर-उधर भटकने से तैयारी हो। और लास्ट में रजनीश भाई एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप दे दीजिए जो अभी 2021 में जो एमटीएस में लड़के एग्ज़ामिनेशंस देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और रहता है रजनीश भाई कि लड़कों को कि जितने भी एमटीएस जो निकालने वाले होते हैं वो या तो सीजीएल की तैयारी करते हैं या तो किसी और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वही निकालते हैं। आपका इस पे क्या व्यू है? हाँ, एमटीएस जो है वो उसका प्री का जो सिलेबस है वो सीएचएसएल या सीजीएल के प्री के सिलेबस जैसा ही है। तो जो बच्चे सीजीएल का तैयारी करते हैं वो लोग जनरली एमटीएस पहली बार या दूसरी बार में निकाल लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो उनका वहाँ पे तो जर्नी खत्म नहीं होता है। वो लोग ज़रूर सीएचएसएल या सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहते हैं। तो एमटीएस में ये हो जाता है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद 1-2 साल में वो जॉब छोड़ देते हैं। तो एसएससी को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि ये लिस्ट देना चाहिए बच्चे लोगों का, जो वेटिंग लिस्ट दे दें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन नहीं लिए हैं लेकिन बाद में सीट वैकेंट होने पर उनको मिल जाए। तो और एक क्वेश्चन वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो होता है जब भी मैं एमटीएस के लड़कों से इंटरव्यू लेता हूँ या दोस्तों से, तो मैं टायर 2 के बारे में स्किप कर जाता हूँ। आज भी देखिए आपसे बात करते समय भी मैं टायर 2 के बारे में स्किप कर गया। टायर 2 के लिए आप क्या बोलिएगा? देखिए, टायर 2 में जो सब्जेक्टिव होता है उसमें आपको पेन एंड पेपर मोड में देना होता है। तो उसमें 2 पैटर्न है कि आप या तो एस्से लिखेंगे या तो लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे या प्रिसाइज़ भी हो सकता है तो एस्से या लेटर दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है एमटीएस में। सीएचएसएल या सीजीएल में दोनों लिखना होता है, लेकिन एमटीएस में केवल एक लिखना होता है। तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं कि आप या तो लेटर लिखेंगे या तो एस्से लिखेंगे। एस्से लिखने का एक फ़ायदा ये है कि उसमें यूएफएम का चांस कम है और आप को कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना होता उसमें। खास करके लेटर में यूएफएम का ज़्यादा चांस होता है। अगर आपने अपना एड्रेस या नाम या कुछ भी लिख दिया गलती से भी तो यूएफएम में फंस जाएंगे और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रजनीश भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको फिर जी, से एक बार कांग्रेचुलेशंस। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद।